तो संकट में अन्नदाता। राजस्थान में इस साल हुई अत्यधिक बारिश और बाढ़ फसलों के लिए कहर बनकर आई। उसके बाद अनियमित बारिश, तापमान में उतार चढ़ाव ने फसलों को बर्बाद कर दिया। अब जब किसान मंडी में फसलें लेकर पहुंच रहे हैं तो फसलों की कीमतों ने किसानों की कमर भी तोड़ दी है। बूंदी, झालावाड़, बाड़मेर सहित कई जिलों के मक्का, सोयाबीन, उड़द और बाजरे के किसानों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। ज़्यादा बारिश होने की वजह से खेतों में 4 से 5 फीट तक पानी जमा था, जिसकी वजह से फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई। बूंदी में 2 से 3 हज़ार बीघा की फसल बर्बाद हुई है। किसानों का ये कहना है कि उनकी लाखों की फसलों और उससे होने वाली कमाई पर पानी फिर गया है। घर का खर्च चलाना भी बड़ा संकट हो गया है। किसान अपनी फसल को धूप में सुखा रहे हैं ताकि उनका दाना कुछ क्वालिटी वाला बन जाए और उसके कुछ दाम मिल सके। मंडी में फसलों की कीमत में काफ़ी कमी देखने को मिल रही है। झालावाड़ और बाड़मेर में भी किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं। किसानों के सामने रोजी रोटी का भी बड़ा संकट खड़ा हो गया। अनियमित बारिश और तापमान के उतार चढ़ाव ने फसलों को बर्बाद कर दिया। किसानों की सोयाबीन की फसल बर्बाद हो चुकी है। फसली लागत भी उनको वापस नहीं मिल पाई। ऐसे में किसान अब सरकार से मुआवजे की उम्मीद करते हैं ताकि वो भी दिवाली का त्यौहार ठीक से मना पाए। बाड़मेर में बाजरे की बम्पर खेती हुई है। बाजरे की फसलें लगभग पककर तैयार हैं। किसानों ने फसल की कटाई शुरू कर दी। पश्चिमी राजस्थान में होने वाला बाजरा उत्तम क्वालिटी का माना जाता है। सुपर फूड कहलाने वाले बाजरे मिलेट्स की खेती के बढ़ावा देने के लिए बड़े बड़े दावे होते रहे, लेकिन धरातल पर स्थिति उलट दिखाई दे रही है। योजनाओं का लाभ किसानों तक नहीं पहुंच रहा। बाड़मेर के किसानों की सबसे बड़ी समस्या इन दिनों जंगली सुअर बने हुए हैं। खेतों में घुसकर न केवल फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि किसानों को भी घायल कर देते हैं। ऐसे हालातों में त्योहारी सीजन में किसान खुशियां मनाए तो मनाए कैसे? उनकी दीपावली कैसे मनेगी सुहानी? कई किसानों ने कर्जा लेकर फसलें बोई थी। कई किसानों को आगामी महीनों में बेटियों का ब्याह करना है, बच्चों को शहरों में पढ़ाना भी है। किसान क्यों मजदूरी करने को मजबूर हो रहा है? उनका घर कैसे चलेगा? इसी मुद्दे पर आज के मुद्दे में हम लोग बात करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उनसे पहले आपको सुनवाते हैं बूंदी जिले के कुछ किसानों की पीड़ा। जो बरका आई वह अचानक आई जे। मैं तो मंडी का मायने मक्का ले रहा जा, मक्का फेल रिजमा की 2 ट्रॉली और अचानक बरका आ गई। संबट न बैठ पायो, वह पानी में ही बेगी मक्का गड़ो आडो पड़ गयो। खेता का मायने दशा पकड़ गई मांगी। तो अब सरकार से अनुरोध जमा को भाई माँ के लिए थोड़ी मदद करे, गिरदावरी कराऊंगी, हालत खराब होगी। 10 बीघा उड़द तुम्हारा गल गया, 3 बीघा मक्का गल गई, 3 बीघा सोयाबीन निकल गयो। खर्च हो गया 50,000 को, आओगा 10-12 हजार बच्चों का तो किसान का रो कहीं भी कौन बेकार से किसान तो मरबा पाते जाएंगे। तो इस साल तो मरबो जी खास कराऊँ कहीं बेकार जिंदगी खराब हो गई। कैसे करना पड़ेगी? मुआवजा तो कहीं मिलाओगे, कहीं मिलेगा तो ज़्यादा ज़्यादा 1000-1500 बीघा का दे देगा और तो कहीं नहीं देगा। गवर्नमेंट को कहीं व्यवस्था गवर्नमेंट का 5-5-6 बीघा में कहीं बोरी 2 बोरी वो जो इशू कहीं खर्चो। अभी हम तो 1000-1200 की तो तेल ही मिलता चाहिए। जो साहब अभी में कहीं न मिल रहे हो बाहर। तो बरसात जरूरत से ज़्यादा है। किसानों को 40% से लेकर 60% तक का नुकसान है। उड़द में, मक्का में, मूंग में, सोयाबीन में करीब 50% फसलें सबकी गल चुकी है। और जो कुछ बच के आ रहा है मंडी में, तो ये बेमौसम बरसात हो रही थी, इससे भी नुकसान हो गया। उससे भी नुकसान हो गया। जो मक्का कल 2200-2300 बिकी थी, आज मक्का 2000 में कोई लेने वाला नहीं है। तो किसान तो वहाँ भी मर गया और थोड़ा बहुत बचा के लाया तो वहीं यहाँ मर गया। और गवर्नमेंट की रही सर्वे की बात, तो सर्वे के तो अभी तक कोई चांस है नहीं। अब आगे क्या गवर्नमेंट की नीति है? इंडिया पूरी गलगी, पानी ज्यादा बरसो नहीं तो पूरी पानी भरा गयो। पूरा खेत में पानी भरा गयो। पूरा खेत में पानी भरा गयो तो पूरी फसल अति बड़ी सोयाबीन हो गई थी। जब फाची सूख कर नीचे पूरा पेड़ हो गया। लागत लगी थी 30-40 हजार। तो निंदाई कार, चारों पाड़वा कार यहाँ का ला गया और बीज ला गया 1.5 कुंटल। बहुत हो गया नुकसान। काट दिया था और फिर पानी गिर गया। मक्का भी खत्म हुई सर, आज सोयाबीन भी खत्म हुई। कितने बीघा में था? 2 बीघा में। नुकसान कितना हो गया? 1 बीघा का तो ही गया। 1 बीघा का नुकसान हो गया। तो अब कैसे भरपाई होगी इसकी? अब कैसे करें? काट दी, कर सरकार कुछ देती है? कहाँ दे रही सरकार?
पीड़ित किसानों को सुन रहे थे आप, किस तरीके से उनकी फसलों को इस बार भारी नुकसान हुआ है और अब जब मंडियों में वो लोग जा रहे हैं तो फिर दाम भी नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से दोहरी मार किसानों पर पड़ रही है। राजेश कोठारी साहब अर्थशास्त्री हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पैनल पर, साथ ही साथ पौरुष भारद्वाज कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है, और रामपाल जाट साहब जुड़ रहे हैं, किसान नेता हैं, आप बहुत स्वागत है आप तीनों लोग का। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए भी लोग अभी हमारे पैनलिस्ट जुड़ेंगे। फिलहाल सबसे पहले शुरुआत करते हैं रामपाल साहब से। रामपाल जी, किसानों के ऊपर दोहरी मार, जो फसलें बच गईं अब उनका दाम भी नहीं मिल रहा, कई जगहों पर स्थिति ऐसी है कि फसलें बची ही नहीं, काफ़ी संकट में इस वक्त किसान दिखाई दे रहा है। मौजूदा स्थिति क्या है किसानों के बीच, ज़रा बताइए। राहुल जी, एक कहावत है, कंगाली में आटा गीला। तो इस बार वही स्थिति दिखाई दे रही के है। कारण से लगभग 50 से लेकर 90% तक फसलें खराब हुई है सभी। जो फसलें बच गई किसी भी कारण से, मंडी में आना शुरू हो गई तो उनके दाम नहीं। इसलिए आज मूंग, जिसका न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार ने घोषित किया है 8,682 रुपए एक क्विंटल का, बाजार में किसानों को बेचना पड़ रहा है 4,000 रुपए प्रति क्विंटल, यानी एमएसपी से आधे दामों पर। बाजरा जो राजस्थान की प्रमुख फसल है, जैसे मूंग भी राजस्थान की प्रमुख फसल है, 48% मूंग अकेले राजस्थान में। इस बार 48% बाजरा अकेले राजस्थान में। बाजरे की क्या स्थिति है, तो प्रमुख फसल यहाँ की, उसकी भी यही स्थिति है। उसका जो दाम है सरकार ने तय किया 2625 रुपए एक क्विंटल का, बाजार में आ गया, बिक रहा है 2200 से लेकर 2400 का औसत 2300 रुपये। लगातार बाजार में आ रहा है, कम दामों में किसान को बेचना पड़ रहा है, कम दाम किसानों को मिल रहे हैं, और सरकार है कि हाथ पर हाथ धर के बैठी है। हरियाणा में खरीद शुरू है, वहां मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग कर रहे हैं, यहाँ मुख्यमंत्री मंदिरों की यात्रा कर रहे हैं। ये जो हमारी दुर्दशा है, इसके लिए मैं सोचता हूँ कि जिनका शासन है उनको दो काम करना चाहिए था हमेशा ऐसे समय में, तो उनके लिए उपयुक्त है। जो काम 2006 की सरकार ने किया, जैसे खेतों पर नुकसान हुआ, खेतों पर प्रभारी मंत्री और प्रभारी प्रमुख शासन सचिव दोनों पहुंचे, वहीं आकलन किया, वहीं लोगों को पैसा दिया। ये 2006 का मॉडल है राजस्थान का, लेकिन 2006 के बाद उस मॉडल को अपनाया नहीं किसी ने। मतलब आप ये कह रहे हैं कि हाथों हाथ जो है किसान को जो है उसका भुगतान हो जाए, जितना उसका नुकसान हुआ है, जितनी भरपाई भी संभव है सरकार के द्वारा करने के लिए, उतनी हाथों हाथ हो जाए। क्योंकि फिर ये भी ठीक है, प्रभारी मंत्री पहले से ही नियुक्त होते हैं, फिर वहाँ पे अधिकारी पहले से ही मौजूद है, तो क्यों ना एक हफ्ता 10 दिन लगा करके सभी ग्रामीण क्षेत्रों में विजिट किया जाए और हाथों हाथ किसानों की समस्या का समाधान किया जाए। लेकिन क्या ये संभव हो पाया कांग्रेस की सरकारों में? पौरुष भारद्वाज साहब, कांग्रेस की सरकार में जब इस तरह की स्थितियां पैदा हुई, हर साल ऐसी स्थिति आती है, किस तरीके से डील किया था आप लोगों ने? कांग्रेस पार्टी की सरकार के दौरान तो किसानों के लिए हमने जो जो किया, अगर मैं उसको बताने लगूंगा तो मुझे लगता है कि आपके कार्यक्रम का समय कम पड़ जाएगा, परंतु मैं फिर भी आपको मोटा मोटा बताना चाहूंगा कि देखिए, हमारे समय में हमने 15,000 करोड़ रुपए की राशि के किसानों को ऋण माफ किए, 7500 करोड़ रुपए की राशि के कृषक कल्याण कोष की हमारे द्वारा स्थापना की गई, 2,000 यूनिट जो है किसानों को हमारे द्वारा प्रति माह फ्री दी गई। लंपी वायरस में मरने पे प्रति पशु 40,000 रुपए जो है हमारे को हमने प्रत्येक किसान को 2 पशुओं तक 80,000 रुपए दिए, जिसका हमने 42,000 किसानों के खाते में 175 करोड़ रुपए की हमने राशि डाली। मुख्यमंत्री कामधेनु पशु योजना में हमने फ्री बीमा किया, 3,000 करोड़ रुपए की राशियों का हमने गौशाला में अनुदान दिया। कृषक ऋण राहत आयोग की स्थापना की, जो बैंक या फिर अन्य कोई व्यक्ति यदि किसानों की जमीनों को नीलाम करने के लिए पहुंचता तो किसान के पास राइट था कि वो कृषक ऋण राहत आयोग में जाकर के अपनी जो है एप्लीकेशन डालता है। उसके बाद ये आयोग जो है वो किसान को फौरी तौर पर राहत देने के लिए कुछ समय तक उसकी जमीन की नीलामी पर रोक लगवाता था। इस प्रकार देखिए, हमारे द्वारा 42 कृषि विश्वविद्यालय खोले गए, कृषि उपज मंडियों का जाल फैलाया गया और कृषि उपज मंडियों के मार्फत जो है गाँव में सड़कों का जाल फैलाया गया। इस प्रकार हमारे द्वारा काफ़ी कुछ कांग्रेस सरकार में किया आप लोगों ने, आपने बताया। मैं ज़रा स्पेसिफिक ये जानना चाह रहा था आपसे कि जब फसलें बर्बाद हो जाती हैं मौसमी प्राकृतिक आपदा से, तो उस दौरान कांग्रेस ने क्या कुछ किया था? क्या आपकी नीति थी? क्या प्रशासन को आपके आदेश थे? कितना बजट आप लोगों ने उस चीज़ की भरपाई के लिए पास किया था, वो ज़रा बता दीजिए।
राहुल जी, बिल्कुल मैं यही बात कहना चाहूंगा कि देखिए, जब जब हमारे समय में प्राकृतिक आपदा आई, रामपाल जाट साहब भी इस मेरी बात की पुष्टि करेंगे कि हमारी संवेदनशील सरकार ने तुरंत जो है वो मौके पर जो है उसकी गिरदावरी कराने के लिए हमने पटवारियों से कहा, प्रशासन ने जो है वो तुरंत जाकर के गिरदावरियां करी। कुछ 10-5 दिन की देरी संभव हो सकती है, परंतु देखिए हमारी सरकार जो है किसानों के मामले में बेहद संवेदनशील रही। परंतु देखिए ठीक है, दुख का रामपाल विषय है जाट कि अभी साहब, दोनों सरकारों का आप लोगों ने तरीका देखा है काम करने का, रफ्तार भी देखी है। भजनलाल शर्मा जी की सरकार जो इस वक्त चल रही है, इस तरह की परिस्थितियों में जहां किसान को सर्वाधिक आवश्यकता है अर्थ के रूप में, किस सरकार की पैसे उनको चाहिए, कम से कम एक भुगतान चाहिए, ऐसी स्थितियों में मौजूदा सरकार की रफ्तार पर, उनके कामकाज पर क्या कहना है आपका? राहुल भारद्वाज जी, देखिए निश्चित तौर पर पिछली जो सरकार है, यदि पिछली सरकार की बात करें तो उन्होंने कोशिश की, लेकिन धरातल पर वो कोशिश उतरी नहीं। लंपी रोग है, ऐसे जो योजना उन्होंने जरूर उन्होंने पैसा दिया, सही बात, लेकिन जब फसलें खराब हुई तो जो स्थिति आज है वही स्थिति पहले थी, कोई अंतर नहीं आया। इसी ढंग से ये जो मैंने कहा 2006 का मॉडल, ये किसी ने अपनाया नहीं। और दो बात हमने सदा से कही है राहुल भारद्वाज साहब, पहली हमने कही है कि इनका जो आकलन है, जब आप 33% के ऊपर आपदा राहत कोष से सहायता देते हो किसानों को, तो वो उसका आधार गिरदावरी है। और गिरदावरी की होती नहीं, जब गिरदावरी का समय आता है तो पटवारी हड़ताल करके बैठ जाते हैं और सरकार हाथ हाथ धरे बैठे रहती है, कोई विकल्प खोजती नहीं। पहले भी यही हुआ, आज भी यही हो रहा है। और अभी एक अंतर नया आ गया कि अब की जो सरकार है वो तो किसानों के बारे में शायद कहीं कोई एक्शन के मूड में ही नहीं है। उनका तो कहीं दिखता ही नहीं, वो तो मंदिरों में दर्शन करके दिखती है। अरे मंदिर में तो भगवान यही कहता है लोगों की सहायता करो, तो भगवान की नहीं सुनते वो कि सहायता करो, वो खुद ही दर्शन कर रहे हैं। क्या दर्शन करो, ठीक है, कोई मना नहीं, लेकिन जितना नुकसान किसानों को हुआ है उतना मुआवजा दो। और मुआवजे के लिए हमने कहा, आकलन के लिए हर ग्राम पंचायत में 5 लोगों की कमेटी बनाओ, गांव का सरपंच उसमें हो, ग्राम सेवा सहकारी समिति का अध्यक्ष उसमें हो, पटवारी हल्का उसमें हो, कृषि पर्यवेक्षक उसमें हो और पीड़ित किसान उसमें हो। 3 दिन में आकलन कर देंगे, 7 दिन में सहायता दे देंगे। तो जो पुराना ढर रहा है गिरदावरी, ठीक है। राजेश कोठारी साहब, क्या समस्या आती है? ये जो सॉल्यूशन रामपाल जाट साहब बता रहे हैं और जो वो सलाह भी दे रहे हैं कि इस तरीके से कमेटी गठित कर और उसमें 3-4 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर एक जो हाथों हाथ जो है भुगतान किसान का किया जा सकता है, यानी वो जो फाइल है पर्टिकुलर किसान की वो वहीं पे क्लोज हो सकती है, उसको उसका भुगतान कर दिया जाए, जितनी मदद संभव है वो कर दी जाए। लेकिन ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट करने में समस्या क्या आती है? सरकार का जो अर्थशास्त्र होता है वो किस तरीके से काम करता है? कई बार लोन भी बहुत माफ़ कर देती हैं सरकारें, लेकिन जब फसलें प्राकृतिक आपदा से खराब होती हैं तब हमने देखा है कि उतना मिलता नहीं सरकार की तरफ से किसानों को। इस वक्त कैसा अर्थशास्त्र का गणित क्या रहता है सरकार का? राहुल जी, सरकार क्या है कि एक पक्ष को नहीं देखती सर। सरकार के सामने जितने भी पक्ष हैं, वो किसान का है, वो मजदूर का है, वो नौकरी पेशा का है, उन सारे पक्ष को देखकर निश्चित रूप से सरकार कुछ न कुछ निर्णय करती है। पर यह बात बिल्कुल सत्य है कि सरकार अगर किसानों के प्रति सजग, जागरूक, सचेत नहीं है तो पूरी अर्थव्यवस्था अगर लकवे से ग्रसित हो जाए तो इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। देखिए, क्योंकि हम लोग अर्थ को समझते हैं, मार्केट को समझते हैं, बिजनेस को समझते हैं। ये जो टाइम है हमारा, जिसको फेस्टिवल टाइम जिसे हम लोग कहते हैं सर, ये फेस्टिवल टाइम पूरे मार्केट की जाने रीढ़ खींचती है। और इस समय का जो बायर है सर, वो बायर वो अर्बन बायर नहीं है सर, वो बायर है आपका रूरल बायर। ठीक है, रूरल बायर का जो फेस है, जो चेहरा है, वो आपका किसान है। ठीक है सर, जो आंकड़े आप लोगों ने पेश करे हैं, मैं उससे इत्तेफाक रखते हुए कह सकता हूँ सर कि अगर हमने किसानों को सपोर्ट नहीं करा, उसका असर जो दूसरे सेक्टर हैं, वो औद्योगिक सेक्टर कह लीजिए, वो कंज्यूमर सेक्टर कह लीजिए, वो भी कोलैप्स हो जाएंगे। तो बिना देर करे, मतलब आप ये देखिए कि जो किसान सफर कर रहे हैं सर, वो बहुत बड़े किसान नहीं है सर। उनकी जो लैंड होल्डिंग है वो इतनी बड़ी लैंड होल्डिंग नहीं है, छोटे मझोले सीमांत किसान है सर। उसके लिए मेरा क्लियर कट सबमिशन है कि भैया आप इधर देखो, उधर देखो, तुरंत आओ, किसानों के जो नुकसान हो रहा है उसको सपोर्ट करो। जो एमएसपी पे 2600 जगह 2200 मार्केट में है, आप क्यों ना 2600 उसको खरीद कर उसको रिलीफ देने की कोशिश करो। वैसे ही जो सेगमेंट की हम लोग बात करते हैं किसानों की, वो अर्थ के कर्ज में बुरी तरह डूबा हुआ है सर। सो सोल्यूशन नंबर 1, बिना देरी करे
आप मार्केट में ये ओपन कर दीजिए कि 2600 रुपए MSP में सरकार खरीद रही है। अगर हरियाणा में खरीद सकता है तो राजस्थान क्यों नहीं खरीद सकते हैं? या और दूसरी जो व्यवस्था है वो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? राजस्थान किसी पिछड़ा बिल्कुल नहीं सर। पर यहाँ जो राजस्थान में जो एक काम करने की जो कार्यशैली है वो किसी भी सरकार की हो, वर्तमान की हो या उसे पूर्व की हो या उसे पूर्व की हो, सबका शैली में कोई अंतर नहीं आया था। ये सब एक ही तरह के चट्टे बट्टे। अब इन पे ज्यादा बात करना समय की बर्बादी है। हाँ, अगर आप चाहते हो कि हम फिर जीतें, फिर जन्में, फिर बड़े बने, तो निश्चित रूप से छोटे मजदूर समाज किसान को आपको सपोर्ट देना पड़ेगा। ये बात आपने बहुत महत्वपूर्ण कही राजेश कोठारी साहब, इस पे आपने हाईलाइट किया कि त्योहार का जो सीजन होता है वो मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये वो सीजन है, ये वो कुछ दिन है, ये 30, 40, 50 दिनों का, खासतौर पर ये सर्दियां जब शुरू होती हैं तो लगातार आप त्योहारों का सिलसिला रहेगा। राखी से आप मान लीजिए, रक्षाबंधन से मान लेते हैं। तो इसमें क्या है, दीपावली से लेकर सीजन से बोलते हैं ना सर हम लोग, दी विंटर, ये बहुत पीक सीजन है सबके लिए। और इसमें इसी में क्या है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें जो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं उनके लिए एक तरीके से भाई मेले में, अब मेले शुरू हो जाते हैं, मेलों में जाना, चीजें खरीदना, या बाजार सजे होते हैं, बाजारों में जाकर के एक अलग एक तरीके से ये एक संस्कृति का हिस्सा है कि इन दिनों में लोग अपने घरों से बाहर निकल करके बहुत तरह की शॉपिंग्स करते हैं। सामान्य जो कम पैसा कमाने वाले लोग हैं वो भी गृहिणियां बाहर निकल करके अपने लिए चीजें खरीदती हैं। लेकिन अब समस्या ये आ रही है कि उनके पास उतना अर्थ ही नहीं है, उतना पैसा ही नहीं है कि वो बाहर निकल करके कुछ खरीदने का सोच सकें। तो इससे बाजार में बड़ा फर्क पड़ता है। किसान रीढ़ है। जो अगर हम डायरेक्ट बेनिफिट कैश ट्रांसफर जो हम लोग करते हैं सर, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा है, उसका अमाउंट बढ़ा है सर, क्योंकि ये बहुत बड़ा सेगमेंट है सर। अगर ये सेगमेंट टूट गया तो हमारा जो कहते हैं ना कि इंडिया शाइनिंग, इंडिया राइजिंग, थोड़ा कुछ कम हो जाएगा सर। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि बैकबोन तो पूरे मार्केट की जो मेजॉरिटी ऑफ आबादी है वही, और किसान, कृषि जो है, कृषि तो हमारे देश का एक आधार है, लेकिन सबसे बड़ा आधार मैं समझता हूँ किसान है, वही कृषि करता है। और किसान की जो किसान है, और देखिए किसान अकेला नहीं सर, हाँ, किसान के साथ पूरी बहुत सब लोग जुड़े हुए हैं। ठीक बात है, पूरा एक नेटवर्क जुड़ा हुआ है। इस तो किसान है, चाहे अन्य लोग हैं। किसान फेस है, किसान के साथ बैलगाड़ी वाला जुड़ा हुआ है, बैलगाड़ी का कारीगर वो जुड़ा हुआ है, बैलें जुड़ी हुई, बहुत से किसान तो आपका चेहरा है सर। ठीक बात है। चेहरे के पीछे बहुत से लोग हैं, और आपका मुख्य चेहरा ही ग्रसित हो गया तो सर बाकी तो आप समझ लीजिए उनकी हालत क्या होने वाली। ठीक कह रहे हैं, ये एक बड़ा कंसर्न है। पौरुष भारद्वाज, जब आप एक राजनीतिक दल के नाते से क्या आप लोगों ने भी किया था, जरा बताइए कि भाई कांग्रेस पार्टी ने किस तरीके से इन चीज़ों के लिए अपनी योजनाएं बनाई हैं, सिर्फ राजस्थान में ही नहीं, अन्य किसी प्रदेश में जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पर आप लोगों ने कोई उदाहरण पेश किया हो कि इस तरह के क्राइसिस में कैसे कम बजट अगर है सरकार के पास तो उसमें भी आप लोगों ने अब योजनाबद्ध तरीके से किसानों को मदद पहुँचाई है? कोई उदाहरण आपके पास है कांग्रेस के कार्यप्रणाली का, तो बताइए। राहुल जी, देखिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जैसा कि अभी राजेश कोठारी जी ने कहा कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसकी आत्मा ही कृषि है, कृषि आधारित हमारी अर्थव्यवस्था है। अगर कृषि अगर डाउन होती है तो निश्चित तौर पर पूरी भारत की अर्थव्यवस्था डाउन होती है। इसी चीज को ध्यान में रखती है और इसी पॉइंट को सकारात्मक रूप से लेते हुए हमारी यूपीए 1 वाली जो सरकार थी उसके अंदर जो है मनरेगा की स्कीम शुरू की गई। हालांकि बहुत से आलोचकों के द्वारा उस समय कहा गया कि साहब आप खड्डे खोदने के किसानों को पैसे दे रहे हो, या फिर आप ना बहुत ऐसे काम के लिए फालतू बैठने के पैसे दे रहे हो। परंतु मनमोहन सिंह जी, अर्थशास्त्री जो थे, उनके दिमाग में ये बात थी कि अगर ये पैसा किसान की जेब में जाएगा, गांव के गरीब की जेब में जाएगा, तो ये पैसा जो है ये भारत की पूरी अर्थव्यवस्था का चक्र चलाएगा ये। देखिए दूसरी बात इसमें एक मिनट रोकूंगा आपको, इसमें रोकूंगा पौरुष भारद्वाज साहब, एक सेकंड आपको रोकूंगा। इस पे थोड़ा एक एक्सपर्ट राय के नाते से हम लोग रमेश कोठारी जी की बात इस पे सुन लेते हैं। रमेश जी, आपने सुना पौरुष जी ने क्या कहा, आप इस पे कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मैं कहना चाह रहा हूँ कि पौरुष जी प्लीज करेक्ट योरसेल्फ, मनरेगा सिर्फ किसानों के लिए नहीं है सर, आप भ्रम मत फैलाइए। मनरेगा ग्रामीण व्यक्ति के लिए है जिसके पास में रोजगार नहीं था। देखिए मैं ग्रामीण परिवेश का आदमी हूं। मैं इस बात को आपकी स्पष्ट कर दूं कि जो खेती होती है वो पूरे 12 महीने नहीं चलती। खेती के अलावा जो बचा हुआ समय होता है उसके अंदर अधिकतर किसानों ने मनरेगा का योजना का फायदा उठाया उस चीज का। और जो मनरेगा की स्कीम है ये बात पर ये बात भी सही है कि मनरेगा की स्कीम का फायदा 90% किसान उठाते हैं। मनरेगा की स्कीम जो है वो ग्रामीण परिवेश के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए होती है, शहर के लिए थोड़ा होती है। शहर के लिए तो अलग से भी हमारे ठीक है। एक सेकंड, मैं ये विषय भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मनरेगा जैसी जो स्कीम्स है या सरकार की तरफ से चलाई जाने वाली जो अन्य योजनाएं हैं
उनसे किसान कितना लाभान्वित होता है। रामपाल जाट साहब, पौरुष जी आऊंगा आपके पास, आपकी बात पूरी करूंगा, लेकिन इस विषय पर एक राय और ले लेते हैं। हमने रमेश जी से पूछा, रामपाल जी से पूछे थे। रामपाल जी, मनरेगा जैसी जो स्कीम होती है, जो केंद्र की तरफ से सामने आती हैं, या राज्य सरकार भी अगर कुछ इस तरह की स्कीम निकालती है, क्या किसान उसका मैक्सिमम लाभार्थी होता है? भारद्वाज जी, मनरेगा से एक काम जो अच्छा हुआ, धन का प्रभाव गांव की ओर मुड़ा, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन हमने सदा से इसमें मांग की 2005 से अब तक कि मनरेगा को कृषि से जोड़ो, क्योंकि मनरेगा शुरू होने के बाद में कृषि मजदूर महंगे हो गए और किसान की खेती का खर्चा बढ़ गया। हमने सुझाव दिया था लगातार, और उसको हमारे सुझाव को कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के जो संस्था है उसने भी स्वीकार किया। उन्होंने भी यही कहा कि मनरेगा को कृषि से जोड़ो। जब कृषि का काम आता है तो मनरेगा के श्रमिक को किसानों को खेत में काम करें, उनको मस्ट्रोल दिया जाए। 2005 से लेकर 2024 आ गया, दोनों पार्टियों की सरकार रह गई। क्या मजाल कि किसी ने कान में से तेल निकाला हो। ठीक कह रहे हैं, अभी बहुत सारी चीजें हैं जिनमें बदलाव की जरूरत थी, पर में हुआ नहीं है वो बदलाव। और रामपाल साहब का अनुभव ये बयां कर रहा है कि जिस बदलाव की अपेक्षा किसानों को रहती है वो बदलाव हुआ ही नहीं उस तरीके से। पौरुष जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, जिसमें आप बता रहे थे कि कांग्रेस ने क्या कुछ ऐसा किया है बाकी प्रदेशों में जिसका उदाहरण दिया जा सकता है किसानों के संबंध में, फसलों के भुगतान के संबंध में। मैं इसी बात को कहना चाह रहा हूँ कि वर्तमान सरकार से किसानों को इतनी ज्यादा निराशा हुई। आप देखिए, आपने भी बरसात का जिक्र किया। मैं सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस टीआरपी की होड़ में सांप्रदायिकता जैसे विषयों पर या अन्य विषयों पर डिबेट करने वाले इस भीड़ के अंदर आपने एक किसानों के दर्द को समझा, किसानों की बात आपने उजागर की, इसके लिए आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। देखिए, आपने बरसात से शुरुआत करी, मैं आपका ध्यान इससे पहले गर्मी के सीजन पे भी लेके जाना चाहूंगा। प्रदेश में तेज गर्मी पड़ी थी, उस समय भी किसानों को जो है नुकसान हुआ था, परंतु इस सरकार ने गर्मी में फसलें खराब हुई, बरसात में फसलें खराब हुई, उसके बावजूद अभी गिरदावरी की और मुआवजे की कहीं से लेके कहीं तक कोई भी स्थिति क्लियर नहीं है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आज आपकी डिबेट में यहाँ पर मौजूद नहीं है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नीति जो रहती है वो जब विपक्ष में होते हैं तब ये लोग कुछ और बोलते हैं, और जब ये सत्ता में आ जाते हैं तब ये इन लोगों का आचरण कुछ और होता है। जब भारतीय जनता पार्टी जब राजस्थान में विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए जा रही थी, और उस समय इनका जो घोषणा पत्र बना था उसके अंदर किसानों से रिलेटेड जो चीज थी उसमें इन्होंने कहा था कि भाई हम 20,000 करोड़ रुपए की लागत से एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की जो मिशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना हम बनाएंगे, जिसमें लघु सीमांत बढ़ई किसानों और जो खेतीहर किसान होते हैं उनके बच्चों की केजी से लेकर पीजी तक की हम पढ़ाई की व्यवस्था करेंगे। इन्होंने कहा कि गेहूं की फसल जो है उसकी एमएसपी 2700 रुपए करेंगे। इन्होंने कहा कि हम ज्वार और बाजरे को भी जो है वो एमएसपी के दायरे में लेकर के आएंगे। इन्होंने कहा था कि बाड़मेर, जालोर और जोधपुर में अनार बेल्ट में नए जो क्लस्टर है उसमें नए प्रोसेसिंग यूनिट्स की स्थापना करेंगे। मोदी जी ने गंगानगर में एक अपनी चुनावी भाषण में बात कही थी कि हम राजस्थान में हमारी सरकार आती है तो हम गाजर और किन्नू की प्रोसेसिंग की यूनिट बनाएंगे और कोल्ड स्टोरेजों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि करेंगे। 5 साल तक हमारी सरकार में ये लोग कृषक ऋण वाले मुद्दे पर राजनीति करते रहे। हमने तो फिर भी सहकारी बैंकों के जो है किसानों के कर्जे माफ करे, परंतु ये लोग सत्ता में आते ही इन्होंने किसानों के ऋण के नाम पर बिल्कुल अपना मुंह बंद कर लिया। इन्होंने ये उद्योगपतियों को तो राहत दे सकते हैं, किसानों के नाम पर जो है इन्होंने किसानों को क्या दिया मैं बताना चाहूंगा आपको। इन्होंने किसानों को भूमि अधिग्रहण बिल देना चाहा जिससे किसानों की जमीनें छीननी चाहिए। भला वो कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर संसद तक इनका विरोध किया। ठीक है, पौरुष जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्योंकि है नहीं डिस्कशन में, तो इसलिए आपके तमाम आरोपों का जवाब उन्हीं से लिया जाएगा। लेकिन इसके मूल में मेन बात यह है कि देखिए, ना भारतीय जनता पार्टी और ना ही कांग्रेस पार्टी की सरकार, दोनों ही, क्योंकि एक दूसरे पर आरोप आप लोग लगाते हैं और बड़े प्रामाणिकता के साथ लगाते हैं। भाजपा के प्रवक्ता भी कांग्रेस पर प्रमाण देकर के आरोप लगाते हैं, आप भी प्रमाण देकर लगा रहे हैं, तो ये माना जा सकता है कि दोनों ही जगह बड़ी बड़ी खामियां हैं। लेकिन राजेश कोठारी साहब, इन खामियों को कैसे भरा जा सकता है? आपका अर्थशास्त्र क्या कहता है? सरकार को किस तरीके से ऐसी आपदाओं में किसानों के लिए एक बेनिफिशियरी के तौर पर काम करना चाहिए? देखिए राहुल जी, मैं कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं हूँ, सिर्फ इतना समझना चाहता हूँ और समझाना भी चाहता हूँ सर कि अगर हमने इस वर्ग की उपेक्षा करी, फिस्कल मैनेजमेंट, मॉनेटरी मैनेजमेंट, रुपया का वैल्यू, ये सब जो इतना अच्छा दिख रहा है ये खराब हो जाएगा। ठीक है सर? तो अगर हम चाहते हैं कि हम लोग वास्तव में इस देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करें, आपको आंख मीच कर, आपको किसानों के लिए अपफ्रंट होकर आपको मदद करनी होगी, बिना इसी वेट करे कि वो धरना दे रहे हैं या वो डिमांड कर रहे हैं। लीव अपार्ट दिस, क्योंकि
जो छोटा किसान है सर, उसकी आवाज ही नहीं है सर। ये जो धरने देने बैठे हुए हैं, ये बड़े बड़े किसान हैं, ये रियल में जमींदार है सर। वो जो छोटा मोटा किसान है, जो 1 एकड़ से कम की जमीन है, वो लोग कहाँ उनकी आवाज है सर। तो सरकार को निश्चित रूप से और उनके बिना कहे ही उनकी आवाज को सुन लेना ही सरकार का एक अगर तरीके से सरकार कर्तव्य अगर होना सरकार चाहिए। संवेदनशील है, जो कि हर सरकार दावा करती है। ठीक है रामपाल, ठीक सरकार है ने भी कोठारी दावा साहब, किया, पुरानी बिल्कुल भी ठीक दावा कह रहे हैं किया। आप। रामपाल जाट जी से एक वाइंड अप कमेंट ले लेते हैं। रामपाल साहब, किसानों की ऐसी स्थिति में क्या कुछ मांग रहती है, जरा आप बताइए कि एक तो उन्हें ठीक ठाक भुगतान, तो वो क्योंकि फसलें अब उनके पास कम है, तो अब रेट भी कम मिल रहा है मंडी में, तो बहुत अलग अलग समस्याएं उनके सामने आकर के खड़ी हो गई है। राहुल भारद्वाज जी, एक बहुत प्रमुख विषय इस पर छूट रहा है अभी, वह है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसमें बैंकों में जो किसानों के अकाउंट है, आरबीआई की गाइडलाइन के विरुद्ध उनका पैसा उनका बिना सहमति काट तो लिया जाता है, लेकिन क्लेम नहीं दिया जाता। क्लेम के लिए किसान दर दर भटकते रहते हैं, और जो उनकी पद्धति है क्रॉप कटिंग, उस पर न पारदर्शिता है न उत्तरदायित्व। इसलिए क्रॉप कटिंग के माध्यम से जो काम करते हैं, वो क्रॉप कटिंग खेतों पर होती नहीं, और इस कारण से किसान को वंचित कर दिया जाता है। और अनेक वर्षों का तो अनुभव है कि पटवारों की हड़ताल के कारण क्रॉप कटिंग नहीं हुई, और उसमें सफर किया किसान ने। तो ये जो स्थितियां हैं, इसलिए इन स्थितियों को दूर करने के लिए सरकार की सतर्कता, सरकार का प्राथमिकता इन विषयों को होगी तो ही होगा। ठीक है। आज तो किसानों को इन्होंने बाजारवाद के भरोसे छोड़ दिया, वो वहां लुटता रहता है। हाँ। खरीदते समय भी, बेचते समय वो बेचारा हो गया। ठीक इस कह रहे हैं आप। बेचारापन को दूर करने इन के लिए सभी जगहों पर किसान के सामने एक अलग अलग स्थितियों में सरकारें रही हैं, लीडरशिप रही है, लेकिन किसी से भी उतना संतुष्ट किसान नजर नहीं आता। रामपाल जाट साहब, शुक्रिया आपका, आपने किसानों की समस्या को भी यहाँ बयां किया। पौरुष भारद्वाज ने कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखा, शुक्रिया पौरुष जी। राजेंद्र कोठारी साहब अर्थशास्त्र बता रहे थे, और उन्होंने बताया कि किस तरह अगर उपेक्षा किसानों की गई या इस वर्ग की गई जो कि बड़ी तादाद में है और भारत की इकॉनमी में अपना एक बड़ा स्थान रखता है, अगर इसकी उपेक्षा की गई तो फिर परिणाम घातक भी हो सकते हैं, कोठारी साहब ने बताया। शुक्रिया आप सभी लोगों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो खतरे में अन्नदाता, इसलिए आज हमने इस पर चर्चा की, इस उम्मीद के साथ कि प्रशासन और सरकार दोनों ही जल्द से जल्द पीड़ित किसानों को राहत देने का काम करेंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।